हेलो फ्रेंड्स। और शनिवार की सुबह और मार्केट तो काफी वीक है, 23,000 के आसपास पहुंचे। कल भी जिस तरह से मार्केट गिरा था, यानी एक ही चीज है, हम लोग सब एफआई की बात करें कि एफआई बेचे, लेकिन अपना रिजल्ट ही अच्छा नहीं आया है तो क्या करेंगे। तो ये क्वेश्चन हमेशा रहेगा कि भाई इस रिजल्ट सीजन में जब रिजल्ट अच्छे हैं तो हमारी रिकवरी कब आएगी। वही हमें देखना रहेगा आगे जाके, जैसे जैसे क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं किस तरह से आते हैं। लेकिन आज हम लोग तीन स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे नटशेल में। वो है कोफोर्ज, पॉलीकैब और पीडीलाइट। और इनके बेसिकली क्वार्टर 3 का रिजल्ट जो है रिव्यू करते हैं। ओवरऑल तो ये सभी गिरे हैं, लेकिन देखते हैं कि किस तरह का रिजल्ट और यहाँ से आपको निवेश करना चाहिए कि नहीं। और ये क्वेश्चन पूछा है सीमा, जोगेश्वरी, राहुल और राजेंद्र ने ये क्वेश्चन पूछा कि प्लीज रिव्यू दिस स्टॉक। तो चले बात करते हैं इन स्टॉक्स ही। जाने से पहले एक खास अनाउंसमेंट गाइस, कल सुबह 11 बजे हमारा एक स्पेशल सेशन है 26 जनवरी को, और जहाँ हम लोग कुछ हमारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। और आप प्लीज अटेंड कीजिए, क्योंकि वहाँ हम लोग कुछ बहुत ही बढ़िया ऑफर भी देने वाले हैं। तो डू अटेंडेड सेशन फ्री है, उसमें आपको पता चले कि कैसे आपको वेल्थ क्रिएशन होता है। तो मैं लिंक दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, जरूर आप आए ज्वाइन कीजिए। और आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। चलिए बात करते हैं पहले स्टॉक की। तो पहला स्टॉक कौन सा लेते हैं? पहला स्टॉक लेते हैं हम लोग पॉलीकैब। पॉलीकैब अगर आप देखो ओवरऑल, नो, ओवर ठीक ठाक स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है। काफी अच्छा रिटर्न दिया है सालों से। हाँ, लेकिन अपने टॉप से वो गिरा हुआ है। बेसिकली अगर मैं देखूँ 15% के आसपास गिरा हुआ है। लेकिन 15 नहीं, सॉरी, 20% के आसपास। लेकिन ये अगर स्टॉक की बात करें ना, ये एक फेवरेट है, जो वन ऑफ द, कहते हैं ना कि सबसे बड़ा मल्टी बैगर रहा है ओवर द टाइम। अगर मैं बात करूं तो पॉलीकैब ने ऑलमोस्ट 16% का ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ दिया है। 34% का वो बेसिकली उसने प्रॉफिट ग्रोथ दिया है ओवर द टाइम। सीएजीआर अगर हम लोग 5 साल से बात करें तो 43% का रिटर्न दिया है, बहुत बेस्ट है। ये दिखाता है कि किस तरह से पॉलीकैब ने ओवर द टाइम परफॉर्म किया है। लेकिन यहाँ से क्या इस तरह का रिटर्न देगा, वही क्वेश्चन रहेगा। क्योंकि ये देखो, ये कंज्यूमर सेंट्रिक है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में आता है और वायर्स एंड केबल्स में आता है। तो ओवरऑल अगर हम लोग इनकी रेवेन्यू की भी बात करें तो एस्टिमेट से थोड़ा कम था। ओके, ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 6.1% से कम आया बेसिकली इसका रेवेन्यू। अगर हम लोग वायर्स एंड केबल्स की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर डीग्रोथ रहा। ओके, और इसके वजह से ना थोड़ा वो कह सकते हैं कि वीकनेस रही है इसमें। और ठीक है, एक पॉजिटिव है कि इसका मार्जिन एक्सपेंड हुआ था ऑलमोस्ट 120 बेसिस से ऑलमोस्ट 13.5%। एफएमईजी क्या होता है? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिक गुड्स। उसका ग्रोथ बहुत ही अच्छा है, 42.9%, यानी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, यानी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स काफी अच्छे जा रहे हैं। सो दैट इज अ पॉजिटिविटी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये अच्छा ग्रोथ कर रहा है एफएमईजी सेक्टर, लेकिन वो 12.8 करोड़ का लॉस दिया है। तो जो उनका सबसे अच्छा ग्रोथ कर रहा है वो सेक्टर, वो एरिया में उनको लॉस हो रहा है। अगर मैं बाकी सब बात करूँ तो मार्जिन थोड़े इंप्रूव है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया। ग्रोथ ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ 42.9 जो एफएमईजी का, वो अगर कंटिन्यू करते तो आगे जाके अच्छा रहेगा। लेकिन उनको ये ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी में भी कन्वर्ट करना है, तो वो एक चीज देखना पड़ेगा पॉलीकॉब में कब होगी। बेसिकली ये जो रेवेन्यू मिस हुआ है वो डिमांड के वजह से हुआ है। ओवरऑल डिमांड थोड़ा इतना नहीं है इस बार। और आपने ऐसा नहीं है कि भाई इसके लिए, ओवरऑल अगर आप लोग एफएमसीजी सेक्टर में भी देखें, और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और नो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, उन सब में भी थोड़ी डिमांड वैसे तो भी इसने ठीक ठाक परफॉर्म किया है। लेकिन एक्सपेक्टेशन, जब आप इतना ऑलरेडी स्टॉक बढ़ जाता है ना, तब इसके पास एक्सपेक्टेशन भी उसी तरह का रहता है। ओके, और मार्केट चैलेंजेस काफी है, क्योंकि कंपटीशन, फिर वायर्स एंड केबल्स में तो बहुत कंपटीशन है, ये आपको पता है। हेवेल्स है और फिनोलेक्स है और कितने सारे हैं। और इसके वजह से ये प्रॉब्लम थी। लेकिन जो लास्ट क्वार्टर में कैपेक्स स्लो डाउन था, इस क्वार्टर में कैपेक्स का रिन्यूअल होगा। अब बात चल रही है कि गवर्नमेंट आगे जाके कैपेक्स बढ़ाएगी, क्योंकि H1 में काफी कैपेक्स कम था, ऑलमोस्ट 17% से डाउन था। वो आगे जाके बढ़ेगा तो वो एक पॉजिटिव रहेगा इसके लिए। तो कैपेक्स अगर बढ़ता है तो ऑफकोर्स बेनिफिट इनको होगा। ओवरऑल अगर मैं आउटलुक की भी बात करूँ ना, तो वो इंडस्ट्री से काफी आगे बढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट 1.5 टाइम से इंडस्ट्री का जो एवरेज है उससे ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो एक अच्छा है।
अराउंड ईबिटा भी अराउंड 11 to 23% रहेगा। अर्निंग ग्रोथ होगी, उसमें कोई डाउट नहीं। अगर हम लोग एक्सपेक्ट रखें कि 17-18% तक अगर यहाँ से ग्रोथ हो, then also no, basically the problem only which lies is with Polycab is इसका वैल्यूएशन काफी हाई है। वैल्यूएशन कंपेयर टू अदर कंपनीज काफी हाई है, और पी रेशियो भी अगर हम लोग देखें तो बहुत हाई है। अगर हम लोग इसकी पी रेशियो की भी बात करें, तो ओवरऑल अगर एग्जैक्ट अभी मैं अभी का पी रेशियो बताऊं आपको, तो ऑलमोस्ट 42.8 है। ओके, तो वो ऑन अ हायर साइड ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और इसके वजह से ना ये हमेशा प्रॉब्लम में रहा है। लेकिन वो ही है कि अगर ये ग्रोथ करता रहेगा तो ये जस्टिफाई करेगा, इसलिए इसको कंटिन्यूस ग्रो करना पड़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी देनी पड़ेगी। तो कंपटीशन पे तो ध्यान रखनी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे रहे तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। ओवरऑल स्टॉक अच्छा है, इसकी हिस्ट्री रही है, इसने आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को। ऐसे इन्वेस्टर अगर और कोई नीचे मिलता है, अभी आई थिंक 6,000 के आसपास है, लेकिन और थोड़े नीचे होता है तो गलत नहीं है। स्टॉक में कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वो ये कि ओवरऑल स्लो डाउन आ रहा है, तो इस कंपनी में भी स्लो डाउन आ रहा है। आपको भी पता है पहले काफी सारे इसके साथ इश्यू हुए थे, इनकम टैक्स के, ये वो सब चले गए, और उसके बाद तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो गया। ये हमेशा डार्लिंग रहा है मार्केट का। लेकिन एज ए इन्वेस्टर यू कैन ऑल्सो थिंक अबाउट, बिकॉज इफ इट डिलीवर्स नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। ओके, तो जस्ट रेवेन्यू में देखना है। बाय द वे, ये जस्ट मेरी आपके इंफॉर्मेशन के लिए नॉलेज है, यहाँ से आप कोई रिकमेंडेशन मत लेना। बट यस, ये देखने लायक है। बाय द वे गाइस, जैसे मैंने बोला ये 26 जनवरी को आप जरूर अटेंड कीजिएगा, तो मैंने लिंक दिए वो जरूर अटेंड कीजिए। इससे आपको पता चलेगा कैसे स्टॉक को एनालिसिस भी किया जाता है अलोंग विद अदर इंस्ट्रूमेंट लाइक म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, आईपीओ एंड ऑल दैट। ओके, चलिए अभी हम लोग बात करते हैं दूसरे स्टॉक की। दूसरा स्टॉक कौन सा है? दूसरा स्टॉक है कोफोर्ज। कोफोर्ज अनदर बिग फेवरेट कह सकते हैं इंडस्ट्री का। आईटी में तो कह सकते हैं कि ना, ओवरऑल अगर ये स्टॉक देखूं ना, तो अपने टॉप से ऑलमोस्ट कितना है, ऑलमोस्ट मे बी 7 to 8% ही डाउन है, और बहुत ही बड़े परफॉर्म किया है। अगर ओवरऑल अगर हम लोग देखें इसका डेटा, अभी अगर मैं देखूं यहाँ, तो पिछले 3-5 साल में ना इसका सीएजी ग्रोथ 25% रहा है, और इस साल 49% रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ भी कंसिस्टेंट रहा है, सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ दोनों अच्छा रहा है। सो दैट इज अ पॉजिटिव थिंग फॉर द कोफोर्ज के। यस, इट इज एबल टू आउट परफॉर्म, इवन दो बीच में प्रमोटर ने बड़ा सेलिंग कर दिया था, तब सबको लगा था कि भाई ये इंस्टीट्यूशन आएगी तो क्या होगा। लेकिन भाई साहब इस कंपनी ने परफॉर्म किया है, और उसके और आईटी ओवरऑल भी फ्लेवर में है। लेकिन हाँ, कोफोर्ज इज वन ऑफ, कोफोर्ज और परसिस्टेंट ये कुछ स्टॉक है जो नो काफी फेवर में है। ओवरऑल अगर हम लोग रेवेन्यू ग्रोथ देखो तो 13% से बढ़ा है, और बेसिक कांस्टेंट करेंसी में 1.1, सो ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं। लेकिन हाँ, वो लोग ने गाइडेंस दिया है कि 13 से 16% से वो बेसिकली रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे आगे जाके। सो दैट इज अ पॉजिटिव पॉइंट। EBIT एंड प्रॉफिटेबिलिटी 16% से बढ़े, मार्जिन एक्सपेंशन 17% से बढ़ा है, और क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिकली 32% से बढ़े, विच इज एक्सिस्ड इन द एस्टिमेट जो ब्रोकरेज और एनालिस्ट समझ रहे थे, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे। सो दैट इज वेरी वेरी पॉजिटिव। ऑर्डर बुक ऑलमोस्ट 35 मिलियन है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। ऑलमोस्ट 8 कंजिक्यूटिव क्वार्टर नो इन्होंने अच्छा ऑर्डर बुक दिया है। अब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बुक जो हम लोग बात करें तो ऑलमोस्ट 97.4 मिलियन है, सो विच इज क्वाइट गुड। सी ओवरऑल आपका ऑर्डर बुक बताता है कि आगे जाके आपकी अर्निंग विजिबिलिटी क्या है, और अर्निंग विजिबिलिटी समझना बहुत ही जरूरी है। अगर हम लोग ऑपरेशनल मैट्रिक्स और वो सब देखें तो ठीक ठाक ही है। एम्प्लॉय हेडकाउंट थोड़ा कम हुआ है, 24,000 ऑलमोस्ट 12% से। और बाकी सब तो अगर मैं इनकी मैट्रिक्स देखूँ ना, तो मुझे तो ठीक लग रही है, क्योंकि कंपनी ने अच्छी तरह से डिलीवर दिया है पिछले कुछ सालों से और कुछ महीनों से। और तो इबिटा ग्रोथ एंड ऑल दैट, ओनली जो की नेगेटिव है इसमें वो है कि अगर इसमें फ्रेश ऑर्डर इनटेक यूएसए से कम हुआ तो वहाँ प्रॉब्लम है। ओके, तो डिक्लाइन अभी भी ऑलरेडी 7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिख रहा है, और जो कि जियोग्राफिकल प्रॉब्लम्स और ये वो सब करके, तो वो एक चीज है आपको ध्यान में रखनी है। थोड़ा वैल्यूएशन हाई है, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि कंपनी आप इतनी अच्छा परफॉर्म करेगी। 34-35% से का पी अगर हम लोग नेक्स्ट साल का भी देखते तो भी हाई लग रहा है मुझे ओवरऑल। अगर क्योंकि
देखो कोफोर्ज का अभी तो देखे तो हम लोग 80 का पी है विच इज क्वाइट हाई फॉर एनी आईटी कंपनी, जबकि आईटी कंपनी आपको पता है 25 या 30% के आसपास घूमते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा जो, अगर आप नेगेटिव समझ सकते हो, तो वो है उनका हाई पी रेशियो। ओके, रिडक्शन इन, और वही चीज आपको हमेशा देने, और हेड काउंट और वो सब में तो चलो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, लेकिन वो स्केलेबिलिटी से बढ़ेगी भी से। लेकिन मेरे को जो अभी लग रहा है, अगर आप पूछो एक ही पॉइंट की, उसका कंपेरेटिवली वैल्यूएशन काफी हाई है, लेकिन जिस तरह से अगर ये 24% 25% से ग्रो करेगा, तो आई थिंक दिस कैन बी अ गुड स्टॉक, प्रोवाइडेड they have to grow a much healthier, because already your valuation is very high. Okay, so ऐसे भी एक्सपेक्ट लोग कर रहे हैं कि कम से कम 25% से ग्रोथ पैट का होगा कोफोर्ज का ओवर नेक्स्ट फ्यू इयर्स। लेकिन वो ये चैलेंजेस, जो ये मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस, मार्जिन प्रेशर, वो सब कुछ आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। सो कीप दिस इन माइंड, कुछ फैक्टर्स जो आपको ध्यान में रखने हैं कि एक तो स्लोअर क्लाइंट एडिशन, राइजिंग कॉस्ट, और बेसिकली सस्टेनेबिलिटी ऑफ एआई इन्वेस्टमेंट कैसे आप कर रहे हो, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। चलिए अभी हम लोग तीसरा स्टॉक लेते हैं, और तीसरा स्टॉक लेते हैं पीडी लाइट। पीडीलाइट अगर देखो काफी टफ रहा, अभी करंट समय पे अगर हम लोग पीडीलाइट की बात करें ना, तो उनका सिचुएशन तो सही में ओवरऑल, अगर इसका टॉप भी अगर हम देखो तो काफी ऊपर था, फिर वापस नीचे आया। ठीक है, इनिशियली बीच में तो परफॉर्म ही नहीं कर रहा था। अगर हम लोग पीडीलाइट एक जमाने में बहुत ही फेमस था, लेकिन अगर आप देखो 3 साल से 3% रिटर्न दिया है, लास्ट ईयर 10%। तो पीडीलाइट हो, एशियन पेंट्स हो, या वो सब एक ही कैटेगरी में आप रख सकते हो। प्रॉफिट ग्रोथ 19-16% वो सही है, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ इस स्टॉक में कि इसका वैल्यूएशन ऑलरेडी काफी हाई चला गया था। ओके, एंड दैट वाज द प्रॉब्लम। एक समय पे अगर मैं बात करूं, इसकी पी रेशियो ऑलमोस्ट 100 के ऊपर थी, 110 के आसपास थी, और अभी वो 74 के 73 के आसपास। देन ऑल्सो पीपल, यू हैव टू थिंक किस तरह से ग्रोथ आएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर केमिकल इंडस्ट्री और वहां सबकी, क्योंकि वो एक तरह से स्पेशलाइज केमिकल की तरफ जा रहा है, तो थोड़ा वहां प्रॉब्लम है ही। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखते हैं। मार्जिन एंड ऑल दैट इंप्रूव हो रहा है, EBITDA इंप्रूव हो रहा है, पैट 8% से ग्रो हुआ है, ज्यादा नहीं 8% से। तो ये है, लेकिन वही है कि डिमांड सॉफ्टनेस कैसी रहती है बहुत रूरल और अर्बन एरिया में, आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन की मार की वजह से प्राइसिंग इन्वायरमेंट कैसी रहती है, यहाँ से वो लोग प्राइसेस बढ़ा पाते हैं कि नहीं बढ़ा पाते। इंटरनेशनल चैलेंजेस बहुत रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उनका जो 5.3% ईबिटा में, EBITDA, ओके, एमोर्टाइजेशन की बात के बाद, वो इन्फ्लेशन, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, तो जब तक ये जियोपॉलिटिकल क्राइसिस खत्म नहीं होते, उनको भी इश्यू हो गई। क्योंकि इसका ईपीएस काफी, सॉरी, पी काफी हाई है, तो ये हमेशा प्रीमियम में रहा है, और वही दिक्कत आती है हमें पीडीलाइट जैसे शहर में। ऑफ कोर्स एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए, एएनपी कॉस्ट एंड एडवर्टाइजमेंट एंड ऑल दैट। ओके, 16% से बेसिकली एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़े, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट 10% से बढ़ा है। तो ये सब की वजह से ना थोड़ा इसमें दिक्कत है। और डिमांड, सबसे बड़ी बात है डिमांड, आगे जाके है ना काफी सीएनबी और बी2बी में ग्रोथ होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वही है कि जब तक डिमांड ऊपर नहीं आएगी अक्रॉस द थिंग, इसमें प्रॉब्लम रहेगा। ओके, और बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो ओवरऑल आगे जाके इनपुट कॉस्ट होता है, वो है ऑयल होता है। अभी ऑयल में भी अगर नरमी आती है तो उनके लिए पॉजिटिव होता है, और शायद आ सके, क्योंकि ट्रम्प का जो ऐलान है कि भाई हमें ऑयल प्राइस नीचे लाना है, वो उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सो डिमांड रिकवरी अक्रॉस रियल एस्टेट, रूरल एरिया, फिर हमें रॉ मटेरियल प्राइसेस, स्पेशली आप ऑयल की देखो, और इसकी प्राइस वॉलेटिलिटी किस तरह से होती है, प्लस जो यूएसडी डॉलर एंड ऑल दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। इंटरनेशनल बिजनेस, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, और उसके वजह से ये थोड़ा ध्यान रखना। लेकिन जिस तरह से ट्रम्प बोल रहे हैं कि भाई रशिया यूक्रेन क्राइसिस खत्म होनी चाहिए, और बेसिकली इसराइल और हमास का तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, तो एक पॉजिटिव है। लेकिन जो है वो पी रेशियो अभी भी 72 है। तो अगर मुझे पूछोगे, तो स्टिल आई फील कि दिस इज द स्टॉक नो, थोड़ा संभल के इन्वेस्ट करना है इसमें। आई एम नॉट टू बुलिश करंटली, दिस इज जस्ट माय व्यू, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। मेरी कोई पोजीशन नहीं है, मेरे क्लाइंट्स की होगी तो मुझे पता नहीं है,
दिस इज फ्रॉम माय व्यू। तो थोड़ा उस तरह से ध्यान लेके आपको देखना पड़ेगा, otherwise no, you can think about it, but it will let it come down and then you should think about it, okay? So ये था, हम लोग पीडीलाइट के बारे में बात कर रहे थे। अब क्वेश्चन एंड आंसर गाइस, आज थोड़ा टाइम कम है, लेकिन देन ऑल्सो आई टेक सम। ओके, आपके कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए। और जैसे मैंने बोला, कल हम लोग जरूर मिलते हैं 26 जनवरी में 11 बजे, तो वो लिंक भी दी गई है। डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन। चलिए, आई थिंक आज क्वेश्चन आंसर बाद में रखते हैं, कहीं मुझे जाना है, बट होप यू एंजॉय द वीडियो। और आपके कोई भी क्वेश्चन लिखे और मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर लूंगा। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।